नमस्कार। वशिष्ठ कंपटीशन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं लेखपाल विशेषांक क्लास और उसके अंतर्गत आज हम सभी पढ़ेंगे ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। देखिए, ग्रामीण विकास और भूमि सुधार की जो बात है ये स्वतंत्रता के पहले ही शुरू हो गई थी। तो आज हम लोग जानेंगे कि ग्रामीण विकास और भूमि सुधार के कौन कौन से प्रोग्राम है जो स्वतंत्रता से पहले चल रहे थे या स्वतंत्रता के बाद यानी कि अब चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्राम और कृषि की। ध्यान से आप लोग देखिएगा कि वर्तमान में भी कुल राष्ट्रीय आय का 50% भाग कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। कितना? 50% भाग कहाँ से आता है? कृषि से आता है। और आज भी भारत की 72% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है, जिसमें से 70% लोग आज भी किस पर आश्रित हैं? कृषि पर। कृषि पर आश्रित होने का मतलब है या तो कृषि करते हैं या तो कृषि कार्यों में मदद करते हैं या तो किसी न किसी प्रकार से उनकी रोजी रोटी, उनकी आय का स्रोत कृषि पर निर्भर है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय का 50% कहाँ से आता है? कृषि से आता है। 72% लोग गांव में निवास करते हैं और 70% लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। बच्चों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार, इसके पहले भी की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में मूल्यांकन किया गया, लेकिन उसमें यह बताया गया कि कृषि की जैसी स्थिति स्वतंत्रता पूर्व या स्वतंत्रता बाद थी, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होकर लगभग वही स्थिति अभी भी ग्रामीण खेतों की, ग्रामीण आय की, ग्रामीण लाभ की, सभी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्किंग ग्रुप एवं हरित क्रांति 2 योजनाएं लागू कर दी गई। वर्किंग ग्रुप क्या करता था कि ये गांव में कार्य करता था। ग्रामीण जो लोग गांव में कार्य करते थे उनके लिए बीमा योजना, कृषक बीमा योजना, फसल बीमा योजना, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी है, या फिर तमाम उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के कारक, या फिर खाद और बीज भंडार खोलने के विभिन्न उपाय, कीटनाशकों व खेतों को विभिन्न जीवों से बचाने के तरीके, तमाम सारी चीजें इसमें बताई गई। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना तक तय कर दिया गया कि अब कृषि से प्राप्त होने वाली आय में कितनी वृद्धि करेंगे? 4% की वृद्धि होनी चाहिए। तो ये तो हमारे ग्रामीण और कृषि की परिचर्चा है। तो अब हम बात करते हैं भूमि स्वतंत्रता, भूमि व्यवस्था स्वतंत्रता के पहले। मैंने अभी बताया है स्वतंत्रता पहले भी भूमि व्यवस्था हो गई और स्वतंत्रता के बाद भी। तो स्वतंत्रता के पूर्व भूमि व्यवस्था में 3 व्यवस्थाएं लागू थी: रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था। आप लोगों में से हो सकता है कई सारे लोग आज भी तीनों में बहुत अच्छे से फर्क नहीं जानते होंगे कि रैयतवाड़ी किसे कहते हैं, महालवाड़ी किसे कहते हैं और जमींदारी व्यवस्था किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग एक एक करके सबसे पहले जानते हैं किस व्यवस्था के बारे में? रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो सबसे पहली व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था को सबसे पहले थॉमस मुनरो के शासनकाल में 1792 में मद्रास में लागू किया गया। रैयत शब्द का मतलब होता है किसान। इसका मतलब ये मध्यस्थता थी किसके बीच में? सरकार और किसान के बीच का एक क्या था? मध्यस्थ समझौता था, जो थॉमस मुनरो ने सबसे पहले मद्रास के 12 महल में लागू किया। ये 12 महल ना होके क्या है? 12 महाल है। ठीक है, किस जगह पे लागू किया? 12 महाल में लागू किया। और इसमें तय किया गया कि जितना भी किसान के भूमि की उपज होगी उसका तीसरा हिस्सा यानी कि 30% किसको दे दिया जाएगा? कर के रूप में सरकार को दे दिया जाएगा। 1850 में ये व्यवस्था मद्रास सहित अन्य कई सारी जगहों पर भी लागू हो गई। ठीक है, अच्छा क्या हुआ? कितने वर्षों तक लागू हुआ? 30% हुआ और 30 वर्ष तक लगभग ये व्यवस्था लागू रही। यानी ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी करीब 30 वर्षों के लिए लागू हो गई थी, 30 वर्षों तक चली हुई। क्या होता था उसमें कि किसान और सरकार के बीच का एक समझौता था, जिसमें किसान की जितनी भी उपज होगी उसका 30% हिस्सा वो कर के रूप में किसको दे देगा? सरकार को दे देगा। ये सबसे पहले मद्रास के 12 महाल में लागू हुआ। और इसमें क्या हुआ? धीरे धीरे मद्रास के आसपास कुर्क या अन्य जितने भी जगह थे वहां पर भी ये व्यवस्था 30 वर्षों तक के लिए लागू कर दी गई। उसके बाद कंपनी सरकार ने सन 1964 में, ध्यान दीजिएगा, 30% था भूमि कर, तो सन 1964 में कंपनी सरकार ने इस भूमि कर को बढ़ा के कितना कर दिया?
50% कर दिया। यानी जितनी भी उपज होगी किसान की उसका वो आधा हिस्सा किसको दे देगा, सरकार को दे देगा कर के रूप में। उसके बाद सन 1835 में देखिए भी मद्रास तथा आसपास ही लागू था, उसके बाद तो लागू नहीं था। ठीक है, फिर कुछ समय बाद सन 1835 में लेफ्टिनेंट विग्नेट आए और उनके समय में ये व्यवस्था बंबई में भी लागू कर दी गई और दर कितनी रही, वही 50%। यानी जितना भी किसान की आय होगी उसका 50% वो किसको दे देगा, सरकार को दे देगा। कुछ समय बाद जब दक्कन का विद्रोह, जब हम लोग किसानों का विद्रोह पढ़ेंगे तो उसमें दक्कन का विद्रोह भी शामिल होगा। तो जब दक्कन का विद्रोह हो गया तब 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसमें क्या हो गया कि उपज को देखते हुए भूमि कितनी उपजाऊ है, अनाज कितना पैदा हुआ है, यानी भूमि को देखते हुए किसान और सरकार के मध्य एक समझौता हुआ कि भूमि की जितनी उपज होगी उस हिसाब से सरकार को कर दिया जाएगा। तो समझ गए आप लोग कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं, किसान और सरकार के बीच एक समझौता हुआ स्वतंत्रता पूर्व, किस समय 1792 में, और उस समय उस व्यवस्था को क्या कहा गया, रैयतवाड़ी। रैयत माने किसान होता है, यानी किसानवादी व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसमें अपनी आय का 30% हिस्सा किसको देना होता था, किसान के द्वारा सरकार को देना होता था। पहले मद्रास में ही लागू था, उसके बाद कुछ समय बाद 1964 में क्या हो गया कि इसको कंपनी सरकार ने 50% कर दिया और 50% की ही दर से क्या हुआ था, 1835 में विग्नेट ने भी इस दर को लागू कर दिया था। समझ में आ रहा है। उसके बाद जब 1889 में दक्कन का विद्रोह हुआ, तब दक्कन के विद्रोह में एक स्थिति हुई कि यहाँ पे अब जब दक्कन का विद्रोह हुआ तब तय कर दिया गया कि अब क्या होगा कि कृषि राहत अधिनियम के तहत जितनी भी किसान की आय होगी, जितनी भी किसान की उपज होगी, उस हिसाब से किसानों से कर लिया जाएगा। तो आइए बच्चों चलते हैं हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था की ओर। तो अगली व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए रैयतवाड़ी का मतलब, रैयत में क्या था, किसान संबंध, सीधा संबंध किसान और सरकार का था। रैयत माने किसान होता था, और यहाँ महाल शब्द का जो मतलब होता है वो क्या होता है, गांव होता है। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी ये पूरे गांव के लिए थी, गांव की पूरी आबादी के लिए की गई व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहते थे। और ये भारत के कुल भारत में जितनी भी खेती होती थी उसमें कितनी परसेंट, 30% जगहों पर ये व्यवस्था मान्य थी। ठीक है, अब इसमें स्थिति क्या हो गई थी कि अब ये देखो भारत की कुल 30% जो है, जो कृषियों की जमीन थी उस पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। इसमें समस्त भूमि का जो पट्टा होता था या समस्त गांव की समस्त भूमि जितनी भी होती थी उसका लागत तय होता था, और कोई लंबादार या उसी गांव का कोई व्यक्ति जो होता था जो समस्त भूमि को निर्वाहित करता था, जिसके पास अधिकतर भूमि संपत्ति होती थी, वो किसानों से क्या करता था, कर वसूली का काम करता था, और एक गांव के या एक महाल के रूप में उसका कर सरकार को दे दिया करता था। समझ रहे ना बात हो क्या हो रही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि किसान और सरकार का सीधा संबंध था। किसान अपनी भूमि का 30% देता था किसको, सरकार को, जो कि बाद में कितने परसेंट हो गया था, 50% हो गया था, यानी आधा हो गया था। अच्छा, दूसरी व्यवस्था कैसे थी, महालवाड़ी व्यवस्था थी जो लागू हुई थी 1817 से 1818 ईस्वी में। और जब ये लागू हुई थी सबसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में, वो मद्रास में, मुंबई में, वो आसपास के इलाकों में लागू हुआ था, कुर्ग, मद्रास, मुंबई, और ये उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुआ था। महाल माने गांव था, संपूर्ण गांव के कर की व्यवस्था एक महाल के रूप में किसी लंबरदार के द्वारा की जाती थी। वो भूमि कर को इकट्ठा करता था और इकट्ठा करके सरकार तक पहुंचाता था। इसमें होता, अच्छा इसमें बात क्या था कि जो कर नहीं देगा उसकी भूमि या उसकी संपत्ति को क्या कर लिया जाएगा, वो गांव की संपत्ति मान ली जाएगी। किसकी संपत्ति मानी जाएगी, गांव की संपत्ति मान ली जाएगी। इसके साथ गांव के कुआं, तालाब, पोखर, बंजर भूमि, चारागाह इत्यादि किसकी संपत्ति माने जाते थे, गांव की सार्वजनिक संपत्ति माने जाते थे।
ठीक है। और इसमें अच्छा उस समय क्या था कि कुल खेती का 19%, भारत में जितने भी खेत थे उनका 19% किस व्यवस्था के अंतर्गत आता था, महालवाड़ी, और 52% किसके अंतर्गत आता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। तो आइए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं जमींदारी व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था। इसके बारे में तो आप लोगों ने फिल्मों में भी बहुत ज्यादा देखा होगा, है ना, जमींदार लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं किसानों को। तो देखो हम लोग जो भी टीवी में देखते हैं, जो भी फिल्मों में देखते हैं, उसमें सरकार तो दिखती नहीं है, जमींदार ही दिखते हैं कि जमींदार ने बहुत शोषण किया किसान का। लेकिन उस जमींदार ने किसके कहने पे शोषण किया, ये यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। ये जो व्यवस्था लागू हुई 1965 से 1993 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया, और जब ये भारत आया तो इसने क्या यहाँ मूल्यांकन किया कि खेत की उपज कितनी है, खेती कितनी है, कितना उससे लाभ लिया जाता है, कितने % उससे हानि होती है, और किस तरीके से आसानी से कर को वसूला जा सकता है। इसलिए इसके लिए इसने क्या तय किया, जमींदार तय कर दिया। ये जमींदार कैसे होते थे, ये किसानों से कर को वसूल करने की संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी थी, जमींदारों की थी। चाहे जैसे भी फसल होने पर ये किसानों से कर वसूलते थे और उसको सरकार के पास जमा करते थे। ये जो व्यवस्था थी ये अस्थायी व्यवस्था थी। ठीक। अब इस व्यवस्था में कॉर्नवालिस को बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं हुई, तो दूसरी बार इसने इसी व्यवस्था को मूल्यांकित करके सन 89 या 90 में 9/10 भाग दे कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया, 9/10 भाग कर दिया। यानी कुल उपज का 10% किसान के पास होगा, बाकी शेष वो किसको दे देगा, जमींदारों को दे देगा, और जमींदार उस राशि में से निर्धारित मूल्य उठाकर सरकारों को दे देगा। एक प्रकार से ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसलिए किया था कि बार बार भूमि की लागत और कर तय न करना पड़े, इसके झंझट से बच जाया जाए। इसके लिए इसने अब अस्थायी जमींदार तय कर दिए थे। ये जमींदार क्या करते थे, इनकी अपना सरकार ने इनका वेतन तय कर रखा था, इनको कितना पैसा मिल जाया करेगा, और बदले में ये क्या करेंगे, चाहे फसल हो चाहे ना हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जैसे भी हो, कुल मिला के जमींदार को सरकार को कर दे देना होता था। और एक और बात थी कि यदि जमींदार समय से कर चुकता नहीं कर पाया तो इसकी जमींदारी चली जाएगी। अभी तो समझ में आया होगा ना कि जमींदार क्यों सताता था किसान को। बात अलग ठीक थी कि सताने पर तो किसान का फायदा किसको मिलता था, जमींदार को और सरकार को, दोनों को मिलता था। लेकिन अगर वो समय पर कर ना लेता तो जमींदार की जमींदारी भी जा सकती थी। और यही वजह थी कि इस व्यवस्था में किसान का बहुत ही ज्यादा शोषण होता था, क्योंकि व्यवस्था कैसी थी कि उसको 1/9 भाग चाहिए, बाद में जितना भी बचे सब सरकार वो जमींदार का। तो इसमें क्या करता था, जमींदार मनचाहा ढंग से पैसा वसूलता था, किसानों का शोषण करता था, उनका खेत हड़प लेता था, उनको बंधुआ मजदूर बनवा देता था, उनका तरह तरह से शोषण करता था। यानी इस व्यवस्था में ही सबसे ज्यादा परेशान कौन हो गया, किसान हो गए। तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, उसमें क्या हुआ था कि किसान और सरकार के बीच मध्यस्थता थी कि जितना भी किसान की राशि होगी, जितना भी किसान की उपज होगी, उसका 30% वो सरकार को दे देगा। बाद में तय हुआ कि 30% नहीं, कितना देना है, 50% धनराशि दे देना है। ठीक है। कुछ जगहों पर उसी समय महालवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें संपूर्ण गांव को एक इकाई मान लिया जाता था और गांवों से ही कर लिया जाता था। पट्टे के रूप में भूमि वितरण होता था, या इसमें तमाम सारी चीजें थी कि जो व्यक्ति बहुत दिनों तक किसी जगह किसानी या खेती कर रहा है उसको भी वहां का पट्टेदार मान लिया जाता था। और ऐसे में उन सभी को एक जगह किसी एक लंबरदार के पास कर इकट्ठा कर देना होता था, और एक महाल के रूप में लंबरदार कर इकट्ठा करता था और सरकार तक पहुंचा आता था। 19% महालवाड़ी व्यवस्था थी, आप लोग जान चुके हैं। उसके बाद और 52% कौन सी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तीसरी जमींदारी प्रथा आई, और जमींदारी प्रथा सबसे खतरनाक प्रथा थी। इसमें पहले प्रकार के वो जमींदार थे जो खेतों से कर वसूलते थे और उस वसूले हुए कर को सरकार को देते थे। लेकिन इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को संतुष्टि नहीं थी। जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो उसने क्या किया, आपसी मध्यस्थता से एक सुलह किया, एक समझौता किया कि अब से अस्थायी जमींदार नियुक्त किए जाएंगे, जिनको सरकार तय समय पर वेतन देगा, और बदले में जमींदार तय समय पर क्या करेंगे, उनको जमींदारी व्यवस्था सौंप देगा और तय समय में वो सरकार को कर देंगे। और यदि वो कर नहीं दे पाते हैं तो उनकी जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दी
जाएगी। तो आइए थोड़ा सा कुछ आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी और जमींदारी 3 प्रकार की ग्रामीण व्यवस्थाएं, कृषक व्यवस्थाएं शामिल थी। उसके बाद एक बात है कि ग्रामीण समाज और वर्ग उस समय किन भागों में बटे हुए थे। उनमें से बहुत सारे आज भी आपको आपके गांव में मिल जाएंगे। मैं शब्दावलियां तो आज भी है ना, आज भी आप लोग कुछ लोगों को जमींदार के रूप में जानते हैं। अब यही कि रैयत और महाल के रूप में आप लोग आजकल कोई शब्दावली नहीं चल रही है। तो हम लोग जानेंगे ग्रामीण समाज किन किन वर्गों में बटा था और उनको हम लोग क्या क्या किस किस रूप में जानते थे। तो ये थे मालूतेदार और बलूतेदार। ध्यान से समझेंगे, मालूतेदार और बलूतेदार, इन दोनों को आप लोग जानते हैं। आज भी जो लोग गांव से जुड़े हैं वो इन दोनों को जानते हैं। अभी सोच रहे होंगे हम तो नहीं जानते हैं, तो देखिए आप लोग कैसे जानते हैं। ये मालूतेदार वो लोग थे जो किसी न किसी रूप में आपकी सेवा और सहायता करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सेवा या सहायता करते हैं। जैसे इनमें कौन कौन से लोग आएंगे? सुनार, लुहार, दर्जी और कौन? बढ़ई। तो ये लोग किसी न किसी रूप में आपकी सेवा सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इन सभी को जब हमारी फसल तैयार होगी तो हम उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा जरूर देंगे। सभी घरों से निश्चित था, तय था कि इनको थोड़ा थोड़ा हिस्सा जरूर दिया जाएगा। अभी भी देखिए जो अच्छे गांव हैं वहां अभी भी ये लोग फसल तैयार होने पर थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा लेने जरूर जाते हैं। व्यवस्था हालांकि ऐसी कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रचलन में था, उस समय प्रचलन में था। तो आज भी कहीं ना कहीं वो व्यवस्था कुछ लोग स्वेच्छा से मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, और ना मानने पर कोई सजा भी नहीं है। यानी वर्तमान में ये स्वैच्छिक व्यवस्था है, लेकिन उस समय के समाज में ये अनिवार्य व्यवस्था थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले एक ऐसी व्यवस्था थी, अनिवार्य व्यवस्था थी, जो प्रत्येक लोगों को करना ही करना था। अच्छा, अब आते हैं बलूतेदार। तो थोड़ा बहुत तो आप ही जान ही गए होंगे कि इनको भी हम लोग जानते ही होंगे कि ये कौन है। तो आइए देखते हैं बलूतेदार कौन है। ये बलूतेदार हमारे हैं नाई, और हमारे कौन? धोबी। धोबी, और हमारे कौन? कहार। यानी बलूतेदार उन लोगों को कहा गया जो हमारे शुभ और अशुभ सभी कार्यों में जिनका आना अनिवार्य है, जरूरी है। इसी वजह से ये नाई, धोबी, कहार इत्यादि, क्या बताया हमने कि शुभ अशुभ कार्यों में जो कार्य करते थे, इनको भी अपने उपज का एक हिस्सा अनिवार्य रूप से देय होता था। समझ रहे हैं ना? अभी देखिए आज भी हम लोगों के यहाँ नवा होता है, नवा सभी लोगों के यहाँ होता है ना, जो लोग गांव से जुड़े हैं। भाई हम लोग जहाँ भी रहते हैं, जो लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, उनके यहाँ कृषि संबंधी कुछ ना कुछ कार्य जरूर होता है। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह कृषि की बचत के लिए कोई ना कोई कार्य। तो इस तरीके से ये वो लोग हैं जिनको अनिवार्य रूप से अपनी उपज का एक हिस्सा हर हालत में, हर तिहाई पे देना होता था। उसके बाद अस्थानिक किसे कहते थे? किसानों के प्रकार की बात आ गई। तो अस्थानिक के कौन कौन से किसान थे? जो स्थलवाहक, मीरांसी और गवेती थे। इनको 3 और चीज कहते थे, स्थलवाहक, मीरांसी और गवेती। इनका मतलब तो क्या था कि किसी भी जगह पर जो आपकी जमीन को लेकर के, वो जिनको आप वर्तमान में बटैया कहते हैं, ऐसी जैसी स्थिति, तो ये वो लोग थे जो किसी जगह पर रहते थे और वहां पर रह करके कृषि कार्य करते थे, और इनकी उपज से आप अपनी राशि लेकर फिर सरकार को कर दे सकते थे। उसके बाद क्या थे? रियायती। ये एक स्थानिक किसानों का वर्ग था। रियायती, देखिए इनके नाम में भी क्या लिखा है? रियायती। उर्दू का एक शब्द है रियायत। रियायत माने क्या होता है? जब किसी के साथ क्या किया जाता है? रियायत को हम लोग क्या कह सकते हैं हिंदी में, कि जब किसी के साथ थोड़ी सी छूट दी जाए। रियायत मतलब क्या हो गया? छूट हो गया। तो ये रियायती लोग कौन से थे? जिनको छूट मिली हुई थी कि ये अपनी भूमि पर खेती कर सकते हैं और इनसे किसी भी प्रकार का कोई लगान नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद ये खुदा काश्त किसान थे। खुद काश्त किसान कौन से? जो अपनी खेती पर खुद ही खेती करवाते थे, अपने यहाँ मजदूरों को बुलाते थे, मजदूरों से खेती करवा सकते थे, और निकली हुई कर को, राशि को धन उत्पन्न करके और सरकार को कर दे देते थे। जिस भी रूप में कर दिया जाना होता था, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी या जमींदारी व्यवस्था में। उसके बाद थे रैयती मालिक लोग। रैयती मालिक लोग, तो ये कौन से लोग थे? ये वो लोग थे जो वास्तव में तो नहीं किसान थे, लेकिन ये जो किसी कार्य या किसी विशेष वजह से किसी किसान की जमीन को किसी ने ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा? रैयती मालिक कहलाएगा। भाई किसानी तौर पर मालिक कहलाएगा। उसके बाद रैयती पाटीदार लोग थे।
ये पट्टीदार हैं, जो आज वाले पट्टीदार होते हैं यही पट्टीदार हैं। तो ये पट्टीदार शब्द उसी समय से उत्पन्न हुआ था। ये पट्टीदार क्यों थे? तो ये रैयती पट्टीदार मतलब एक ही प्रकार के किसान थे, एक ही प्रकार के सारे ढेर सारे किसान जो एक ही प्रकार के, मतलब जैसे वो कृषक वर्ग में एक प्रकार थे, रहन सहन में, आस्थानी में एक प्रकार थे। तो इन सभी किसानों के समूह को क्या कहा जाता था? रैयती पट्टीदार या पाटीदार कहा जाता था। बिरादरी या पाटीदार हो गया। फिर ये पाही, आज भी पाही है, लेकिन आज कुछ लोग इसको पाही को निवासा भी बोलते हैं। पाही कौन सी चीज है? ये लोग वहां के स्थानिक नहीं है, लेकिन जाकर क्या किए हैं? बस गए लोग हैं, और कुछ दिन वहां पर रहने पर, वहां की खेती करने पर ये वहां के मेन मालिक जाने जाएंगे। समझ रहे हैं? वहां की बिरादरी में शामिल हो जाएंगे। मजदूर वर्ग तो जो तब था वो वर्ग अब है, जो दूसरे के खेत में काम करेगा वो वर्ग क्या कहलाएगा? मजदूर वर्ग कहलाएगा। और फिर हम बंजारे, जो घूम घूम कर रहते हैं, तंबू तान के रहेंगे, और जहाँ रहेंगे वहीं पर किसी न किसी तरह की व्यवस्था करेंगे और उस व्यवस्था से अपना जीविकोपार्जन करेंगे। तो ये उस समय, जिस समय की हम लोगों ने बात की, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था, उस समय इतने प्रकार के वर्ग बटे हुए थे। कौन कौन से? मालूतेदार, सुन रहे हैं आप लोग? यानी कौन से? जो हमारी किसी न किसी तरीके से सेवा और सहायता करते हैं। बालूतेदार, जो किसी न किसी तरीके से शुभ और अशुभ कार्यों में हमारी सहायता करते हैं। या फिर हम लोग बात करते हैं आस्थानिक, जो स्थानीय किसान है। या फिर रियायती, जिनको किसी न किसी तरह की छूट मिली हुई है। खुदकाश, जो स्वयं की खेती करते हैं और मजदूर रखते हैं। रैयती मालिक, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से किसान की खेती ले ली है और उस पर किसानी कर रहे हैं। रैयती पाटीदार, जो एक ही टाइप के किसान हैं या एक ही बिरादरी से हैं। पाही, जो कहीं से आके बस गए हैं। मजदूर, जो दूसरों के खेत में खेती करते हैं। और बंजारे, जो घूम घूम कर खेती करते हैं। तो आशा करते हैं आज की ये जो भूमि व्यवस्था है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट भी जरूर करेंगे। हाँ भाई, देखेंगे जरूर, पूरा देखेंगे नहीं तो चीज़ों को समझेंगे ही नहीं, और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक सही गलत का फैसला आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।